उधर अपने दोस्त अमेरिका और अपने कट्टर दुश्मन ईरान के बीच जल्द परमाणु डील की खबर सुनकर इजराइल तिलमिला गया। इजराइल के मीडिया में खबर चल रही है कि अमेरिका और ईरान में बात बनने वाली है और अगले कुछ वक्त में दोनों देश अंतरिम परमाणु डील कर सकते हैं। अब अगर इसकी भनक लगते ही इजराइल का पारा चढ़ गया, उसने अमेरिका को ही आंखें दिखा दी और एक बार फिर दो टूक कह दिया कि इजराइल अमेरिका की ईरान के साथ किसी भी डील को नहीं मानने वाला। पिछले हफ्ते भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को यही चेतावनी दी थी, मगर फिर भी बार बार खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान 5 साल से रद्द पड़ी न्यूक्लियर डील को बहाल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। दोनों के बीच पर्दे के पीछे लगातार बातचीत चल रही है। अमेरिका का मकसद है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और ईरान खुद पर लगे प्रतिबंधों से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन इजराइल 2015 में भी इस डील के खिलाफ खड़ा था और आज भी उसका मानना है कि ईरान से बात करके नहीं बल्कि उसे हमले का डर दिखाकर ही परमाणु बम बनाने से रोका जा सकता है। इस बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अपने एक अहम परमाणु ठिकाने पर यूएन की एटॉमिक एजेंसी IAEA के लगाए सर्वेलेंस कैमरे फिर चालू कर दिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए IAEA ने उसके कई ठिकानों पर अपने कैमरे लगाए हुए हैं और पिछले साल उसने ईरान को फटकार लगा दी थी। इसी बात पर ईरान ने IAEA के कैमरों को ही बंद कर दिया था। मगर अब ईरान ने बताया कि उसने अपने परमाणु ठिकाने पर लगे IAEA के 10 कैमरे फिर शुरू कर दिए। मगर ईरान का यह कदम सिर्फ नाम के लिए ही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने कैमरे चालू तो कर दिए, लेकिन उनमें रिकॉर्ड होने वाला डेटा वो IAEA को नहीं देने वाला। ईरान IAEA से डेटा तभी शेयर करेगा जब उसकी शर्त पूरी होगी। ईरान का आरोप है कि IAEA अमेरिका और उसके साथी देशों के दबाव में ईरान के खिलाफ जांच कर रहा है, जबकि वो परमाणु बम बना ही नहीं रहा। इसलिए ईरान ने दो टूक कहा कि जब IAEA उसकी बात मान लेगा तब उसे ईरान के परमाणु ठिकाने पर लगे कैमरों से डेटा मिलने लगेगा। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के मुद्दे पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। हैरानी की बात यह रही कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के सामने यह हंगामा हुआ और उन्हीं के सामने कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। तीखी बहस के दौरान उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि देखते ही देखते वहां लात घूंसे चलने लगे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी। कांग्रेस दफ्तर में हुई इस मारपीट के बाद ऑफिस के बाहर भी पार्टी के दो पक्षों में काफी देर तक बहस हुई। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक नेता ने जिला प्रभारी पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद तो वहां बवाल मच गया। जिला प्रभारी के समर्थक इन आरोपों पर बुरी तरह भड़क गए। हालांकि वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने मारपीट कर रहे दोनों पक्षों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। उधर 2024 के चुनाव में बजरंगबली की एंट्री से खड़े हुए सियासी विवाद को हवा मिल गई, क्योंकि यूपी के आगरा में राहुल गांधी के जन्मदिन पर बजरंगबली के वेशभूषा में आए शख्स ने केक काटा। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के जन्मदिन का जश्न मनाने के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल की दावेदारी भी पेश कर दी, जिसके लिए वो पूरी तैयारी से आए। केक पर राहुल की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दिखाने के लिए साफ शब्दों में संदेश लिखा गया। यही नहीं, केक किसी आम कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि बजरंगबली की वेशभूषा में तैयार एक शख्स ने काटा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश में आकर राहुल के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी कर डाली। अगली बार हनुमान जी की कृपा से जब हम जन्मदिन मनाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी होंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ दिन पहले प्रियंका के कार्यक्रम के बजरंगबली के रंग में रंगने के बाद आगरा में भी वही हुआ, जिसने 2024 के चुनाव में बजरंगबली की एंट्री से खड़े हुए सियासी विवाद को हवा दे दी। इस बीच यूपी के गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। इस सम्मान के तहत गीता प्रेस को 1 करोड़ की इनाम राशि भी मिलने वाली थी, लेकिन गीता प्रेस मैनेजमेंट ने यह राशि लेने से इनकार कर दिया। गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से ज्यादा किताबों का प्रकाशन किया है। लेकिन जैसे ही गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर उंगली उठा दी। उन्होंने विरोध करते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट किया और गीता प्रेस को मिले सम्मान को गोडसे और सावरकर का सम्मान बता दिया, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? 14 भाषाओं में 41 करोड़ से ज्यादा किताबों का प्रकाशन करने वाली गीता प्रेस ने 16 करोड़ से ज्यादा श्रीमद्भगवत गीता की किताबों का प्रकाशन किया है। और जैसे ही उसे सम्मान का ऐलान किया गया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संत समाज ने दिल खोलकर इस फैसले का स्वागत किया। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गीता प्रेस मामले पर। कांग्रेस सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के ही नेताओं ने जयराम रमेश की शिकायत की है। खबर है कि कांग्रेस के कई नेता जयराम रमेश के बयान से नाराज हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी जयराम रमेश के बयान के बाद असमंजस में है और इसीलिए अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि पार्टी का आधिकारिक बयान इस मामले में क्या होगा। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो अब क्या ये जो जयराम रमेश ने दिया वो भी निजी बयान माना जाएगा? वो तो आधिकारिक तौर पर बयान देते हैं ना कांग्रेस के।
देखिए, मुश्किल पार्टी के सामने यही है कि वो मीडिया डिपार्टमेंट के हेड है और उनकी बात को खारिज कर पाना मीडिया डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो रही है, प्रवक्ताओं के लिए। इसीलिए मामला खड़गे की कोर्ट में गया है। पार्टी कई सीनियर नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव सामने, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो, लेकिन खुद पार्टी गीता प्रेस जो खास तौर से हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापता है, उसको अगर विवादों में घसीटते हैं तो जब चुनाव में हम जाते हैं तो कार्यकर्ता और आम जनता सवाल पूछती है, असहज करने वाले सवाल पूछती है कि आप हिंदुओं के हित के खिलाफ क्यों हैं। और इसी बात को लेकर के खड़गे के पास कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने शिकायत की है। खड़गे इस पूरे मामले पर सबकी राय ले रहे हैं और कल तक पार्टी इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। आज पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता को जवाब नहीं सूझ रहा था और यही मुश्किल है, पार्टी के सामने असमंजस है जिस पर खड़गे फैसला लेंगे जयराम रमेश के बयान पर जो पार्टी कहकर नाराजगी है। शुक्रिया अरुण आपका। वहीं शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दिन भर बिकवाली का माहौल बना रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 63,168 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70 अंक गिरकर 18,755 पर बंद हुआ। ज्यादातर विदेशी बाजार भी पूरा दिन दबाव में कारोबार करते रहे। सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयरों में दर्ज की गई। उधर यूरोप के देश ग्रीस में हुए नाव हादसे से जुड़ा एक सनसनीखेज दावा किया गया। आरोप है कि वहां जो नाव डूबी उसमें पाकिस्तान के लोगों को जानबूझकर सबसे नीचे बैठाया गया था। शुक्रवार को हुए इस हादसे में अब तक करीब 500 लोगों के लापता होने की खबर है और यह आशंका जताई गई कि जान गंवाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान से थे। आरोप है कि नाव के निचले हिस्से में पाकिस्तान के लोगों को ठूस कर भरा गया था। यही वजह रही कि वो हादसे के वक्त अपनी जान बचाने में नाकाम रहे। बताया गया कि वहां देश की हैसियत के हिसाब से लोगों को नाव पर बैठने की जगह दी गई और इसी वजह से पाकिस्तान के करीब 400 लोगों को जबरन नाव के निचले हिस्से में बैठने को मजबूर किया गया। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि हादसे में जान गंवाने वाले पाकिस्तान के लोग मानव तस्करी का शिकार हुए, जिन्हें इंसाफ दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाएंगे। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि कथित आतंकी संगठन टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक के आगे वहां की सरकार घुटनों पर आ गई और शहबाज सरकार ने टीएलपी की 12 मांगों पर समझौता कर लिया, जिसमें टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक की एक मांग थी कि ईश निंदा के आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ बोलने पर आरोपी को कड़ी सजा मिलती है और यही वहां का ईश निंदा कानून है। वहीं अपनी मांगे पूरी होने के बाद कथित आतंकी संगठन टीएलपी ने पाकिस्तान बचाओ मार्च बंद कर दिया। कुछ दिन पहले टीएलपी ने सरकार के खिलाफ पाकिस्तान बचाओ मार्च शुरू किया था। पिछले कई दिनों से चल रहे इस मार्च में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए पाकिस्तानी फौज को ये डर सताने लगा था कि कहीं हिंसा की आग फिर न भड़क जाए, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने टीएलपी के साथ समझौता कर लिया। इधर पाकिस्तान ने कबूल किया कि वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता और भारत से उसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है और पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इसी वजह से दुनिया के सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अलग अलग क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उन्होंने भारत के मुकाबले कमजोर माना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले आया, जहां भारत और अमेरिका के बीच स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों पर चर्चा होनी है। उधर रूस ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलते हुए उसे फिर एक बार शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान का दावा था कि रूस ने उससे भी भारत की तरह ही कम दाम पर कच्चा तेल बेचने की डील की, लेकिन रूस के पेट्रोलियम मंत्री ने ऐलान किया कि इस सौदे में पाकिस्तान को कोई विशेष छूट नहीं दी गई, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके पेट्रोलियम मंत्री ने सीना ठोककर रूस से मजबूत रिश्तों का दावा किया था और इन्हीं रिश्तों के दम पर उन्होंने पाकिस्तान को कम दाम में तेल मिलने की बात कही थी। लेकिन रूस ने पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। रूस के पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर उसे इस कच्चे तेल का भुगतान चीनी मुद्रा में करने की रियायत दी गई, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को उस कीमत पर तेल देने से साफ इनकार कर दिया जिस कीमत पर उसने भारत से डील की। इधर